नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सच्चाई क्या है। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उठो भाई, अलार्म बज गया है, कहकर पत्नी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना विनोद ने फिर करवट बदल ली। चिड़ियों की चहचहाहट और कमरे में आती तेज रोशनी से विनोद चौंक कर जाग पड़ा। यह क्या, तुम अभी तक सो रही हो? तनु तनु सुना नहीं था क्या? मैंने तुम्हें जगाया भी था। देखो क्या वक्त हो गया है। बाप रे, 8। जल्दी से विनोद बिस्तर से उठा तो तनीषा के हाथ से अचानक उसका हाथ छू गया। वह चौंक पड़ा। तनीषा का हाथ तप रहा था। तनीषा बेखबर सो रही थी। विनोद ने एक चिंता भरी नज़र उस पर डाली और सोचने लगा, यदि मौसमी बुखार ही हो तो अच्छा है। 2-3 दिन में आराम करके तनु खड़ी हो जाएगी। अगर कोई और बीमारी हुई तो जाने कितने दिन की परेशानी हो जाए। सोचते सोचते विनोद बच्चों को जगाने पहुंचा। चाय बनाकर तनीषा को जगाते हुए विनोद बोला, उठो तनु, चाय पी लो। तनीषा ने आंखें खोलीं। क्या समय हो गया? अरे 9, आपने मुझे जगाया नहीं। आज बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? विनोद मुस्कुराकर बोला, बच्चे तो स्कूल गए। तुम क्या सोचती हो मैं कुछ कर ही नहीं सकता? मैंने उन्हें स्कूल भेज दिया है। टिफ़िन? चिंता न करो, टिफ़िन देकर ही भेजा है। तनीषा को खुशी भी हुई और अचंभा भी कि विनोद इतने लायक कब से बन गए। वह सोई रह गई और इतने काम हो गए। विनोद उन्हें बोला, तनु और बिस्कुट लो, तुम्हें बुखार लगता है। यह रहा थर्मामीटर, बुखार नाप लेना। अब दफ्तर जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया है। टिफ़िन? ज़रूरत नहीं, वहीं दफ्तर में खा लूँगा। यह दवाइयों का डिब्बा है, ज़रूरत के मुताबिक गोली ले लेना। एक सांस में कहता हुआ विनोद कमरे से बाहर हो गया, पर दूसरे ही पल फिर अंदर आकर बोला, अरे दूध तो गैस पर ही चढ़ा रह गया। शीघ्र ही विनोद थर्मस में दूध भरकर तनीषा के पास रखते हुए बोला, थोड़ी देर बाद पी लेना। विनोद के जाते ही तनीषा सोचने लगी, इतनी चिंता, इतनी सेवा, फिर भी खुश होने के बजाय उसका मन भारी होता जा रहा था। इतना भी नहीं हुआ कि माथे पर हाथ रखकर देख लेते, खुद बुखार नाप लेते तो लाट साहबी पर धब्बा लग जाता क्या? कितने मज़े से सब संभाल लिया। वही पागल है जो सोचती रहती है कि उसके बिना सबको तकलीफ होगी। दिन भर जुटी रहती है सबके आराम के लिए। देखो सब हो गया ना। उसके न उठने पर भी सब काम हो गया। वह सवेरे 6 से 9 बजे तक चकर घिन्नी बनकर नाचती रहती है और सब उसे नचाते रहते हैं। आज तो सबको सब कुछ मिल गया ना। लगता है सब जानबूझकर उसे परेशान करते हैं। सोचते सोचते तनीषा का सिर दुखने लगा। चाय के साथ एक गोली सटक कर वह फिर लेट गई। झपकी आई ही थी कि मुन्नी की आवाज़ से नींद खुल गई। बहू जी, आज दरवाज़ा कैसे खुला पड़ा है? अरे लेटी हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तनीषा की आंखें छलछलाई। मुन्नी जरा देखना, स्नान घर में कपड़े पड़े होंगे, धो देना। गीले कपड़े मेरी छाती पर बोझ बढ़ाते हैं। सब यह जानते हैं, पर कपड़े ऐसे ही फेंक गए होंगे।
मुन्नी ने स्नान घर से ही आवाज लगाई, बहू जी, स्नान घर एकदम साफ है, यहाँ तो एक भी कपड़ा नहीं। क्या? एक भी कपड़ा नहीं? विस्मय से तनिषा ने सोचा। उसकी मनोस्थिति ऐसी हो रही थी कि विनोद और बच्चों के हर कार्य से उसे अपने आप पर अत्याचार होता ही महसूस हो रहा था। मुन्नी ने काम खत्म करके उसका सिर और हाथ पैर दबा दिए। तनिषा कृतज्ञता से भर गई। घर वालों से तो मेहरी ही अच्छी है, बेचारी कितनी सेवा करती है। अब की दिवाली पर इसे एक अच्छी सी साड़ी दूंगी। कुछ तो हाथ पैर दबाए जाने से और कुछ दवा के असर से दर्द कम हो गया था, इसलिए तनिषा दोपहर तक सोती ही रही। अचानक ही आंखें खुलीं तो प्रिय सखी राधा को देख तनिषा आश्चर्य मिश्रित खुशी से भर गई। तू आज अचानक कैसे? राधा ने हंसकर कहा। मन ने कहा और मैं आ गई। राधा सुरीले स्वर में गुनगुनाने लगी, दिल को दिल से राह होती है। तू बीमार पड़ी है, अकेली है, कितने सही समय पर मैं आई हूँ। तनिषा कुछ बोले बिना एकटक राधा को देखती रही, फिर उसकी आंखें छलछला आईं। राधा ने अचरज से पूछा, अरे क्या हुआ? भीगे हुए करुण स्वर में अपने दिन भर के विचार बिंदु एक एक कर राधा के सामने परोस दिए। तनिषा ने स्वार्थी विनोद और बच्चों के किस्से, उसकी सेवा टहल में की गई कोताही, जानबूझकर उससे फायदा उठाने के लिए की गई लापरवाहियों के किस्से, उदाहरण सब सुनाते हुए अंत में न चाहते हुए भी तनिषा के मुंह से वह निकल गया जो उसे सवेरे से परेशान किए था। देखो ना, मेरे बिना भी तो सबका काम होता है, मेरी इन लोगों को ज़रूरत ही क्या है। सवेरे 6 से 9 बजे तक चकर घिन्नी की तरह नाचती हूँ। मुझसे तो विनोद ज़्यादा कार्यकुशल है। सुबह फटाफट बच्चों को स्कूल भेज दिया। राधा मुंह दबाकर मुस्कान रोक रही थी। उस पर नजर पड़ते ही तनिषा भड़क उठी। तुम हंस रही हो? हंसो। मैंने बेवकूफ़ी में जो इतने साल गंवाए हैं, उनके लिए तुम्हारा हंसना ही ठीक है। राधा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सच तनु, तुम बहुत भोली हो। फिर गंभीर होते हुए समझाने लगी, क्या मैं अपने आप आ गई हूँ? विनोद भैया ने ही मुझे फ़ोन किया था कि आपकी मित्र बहुत बीमार है, कृपया दोपहर में उन्हें देख आइएगा। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। अब यही बचा है, मेरी बीमारी का ढिंढोरा सारे शहर में पीटना था। खुद नहीं दिखा सकते थे डॉक्टर को। डॉक्टर की बात छोड़ो, माथा तक छूकर नहीं देखा। क्या पहले कभी मुझे छुआ नहीं? राधा हंसकर बोली, खूब छुआ है भाई, इसमें क्या शक है। पर तनु, इतना गुस्सा केवल इसलिए कि माथा छूकर बुखार नहीं देखा? तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या वे बिना छुट्टी लिए घर बैठ जाते? तुम ही सोचो, जो काम तुम 3 घंटे में करती हो, बेचारे ने इतनी जल्दी कैसे किया होगा? यही तो बात है, मेरी उन्हें अब ज़रूरत ही नहीं। इतने कार्यकुशल। खाक कार्यकुशल? राधा गुस्से से बोल पड़ी। तुम्हारे आराम के लिए खुद कितनी परेशानी उठाई उन्होंने, इसमें तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखता? अच्छा हुआ मैं आ गई, डॉक्टर से ज़्यादा तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। ऐसा करो, आँखों से गुस्से की पट्टी उतार कर देखो चुपचाप। आँखें खुली, जुबान बंद,
सब पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है और उन लोगों को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। तुम्हारी चिंता कम करने के लिए ही वे सब तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। तनीषा को राधा की बातें कुछ समझ आईं, कुछ नहीं, पर उसने तय किया कि जबान बंद और आंखें खुली रखकर देखने की कोशिश करेगी। शाम को एक एक कर सब घर लौटे, पहले बच्चे, फिर विनोद। उसने आते ही पूछा, क्या हाल है? मुन्नी आई थी? दवा ली? हाँ, एक गोली ली थी, तनीषा ने धीरे से कहा। ठीक है, आराम करो। और कोई तो नहीं आया था? नहीं तो, किसी को आना था क्या? नहीं भाई, यूं ही पूछ लिया। हाँ, याद आया, राधा आई थी, तनीषा बोली। सुनते ही विनोद के चेहरे पर इत्मीनान झलक उठा। वह उत्साह से बोला, चलो बच्चों, दूध पी लो, फिर हम सब खिचड़ी बनाएंगे। पिंकी सोचते हुए बोली, पिताजी, हमें खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है। अच्छा, तो क्या बनाना आता है? पिंकी चुप हो गई, क्योंकि उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था। उसे देखकर सब हंसने लगे। विनोद उत्साहपूर्वक बोला, चलो हम सब मिलकर बनाएंगे। तुम्हारी माँ आराम करेंगी। रसोई से आवाज़ें आ रही थीं। तनीषा सुन रही थी। पिताजी, चावल दाल बीनने होंगे? नहीं बेटा, धोकर काम चल जाएगा। पर पिताजी, माँ तो शायद बीनती भी है। शायद ना, तुम्हें पक्का तो नहीं मालूम। तनीषा का मन हुआ कि चिल्लाकर बता दे, चावल दाल बीने जाएंगे, पर फिर सोचा, हटाओ, कौन उससे पूछने आ रहा है जो वह बताने जाए। खिचड़ी बनकर आई। विनोद ने पहली प्लेट उसी को पेश की। पहला चम्मच मुंह में डालते ही कंकड़ दांतों के नीचे बज गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। 2-4 कौर के बाद विनोद ने खिसियाए हुए कहा, कंकड़ है खिचड़ी में? पिंकू बोला, पिताजी, कहा था ना कि चावल दाल बीनने पड़ेंगे। पिताजी चुप हो गए। पिताजी क्या रोज बनाते हैं? जैसा मालूम था उनको वैसा बना दिया। पिंकी पिंकू को घूरते हुए बोली, बेटा, डबल रोटी खा लो। विनोद ने धीरे से कहा, पिताजी, सवेरे से बस डबल रोटी ही तो खा रहे हैं, नाश्ते में, टिफ़िन में, दूध के साथ। अब फिर? पप्पू गुस्से से बोला। पिंकी बिगड़कर बोली, तू एकदम बुद्धू है क्या? माँ इतनी बीमार है, एक दिन डबल रोटी खाकर तू दुबला हो जाएगा। पिताजी ने भी सवेरे से क्या खाया है, कितने परेशान हैं। पिंकी की इस बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। सब अपनी अपनी प्लेटों के सामने चुप बैठे थे। पिंकू अपनी प्लेट छोड़कर उठा और माँ की बगल में लेटता हुआ बोला, माँ, आप कब ठीक होंगी? जल्दी ठीक हो जाइए, कुछ सही नहीं चल रहा है। पिंकी माँ का सिर दबाते हुए बोली, अभी चाहें तो और आराम कर लीजिए, हम लोग काम चला लेंगे। विनोद ने तनीषा का माथा छूकर कहा, अब लगता है बुखार कम है। तनीषा आनंद की लहरों में डूबती उतरती उनिंदे स्वर में बोली, तुम सब जाकर होटल से खाना खाओ। और तुम? विनोद के प्रश्न के जवाब में असीम तृप्ति से उसका हाथ अपने माथे पर दबाकर तनीषा ने कहा, मैं अब सोऊंगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।